नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है भाग 1, उसमें हमने जो आपका काव्य खंड है, काव्य खंड से जुड़े हुए हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, कबीर के साखियां और सबद, और दूसरा चैप्टर वाक लदगद जी के। तो ये हमारी काव्य खंड के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और साथ ही हमने गद्य खंड में जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसके गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है, 2 बैलों की कथा, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में 3 चैप्टर कंप्लीट हमारे हो चुके हैं और तीनों के प्रश्नोत्तर, भावार्थ, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कर ली हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने अपनी कॉपीज में, अपनी नोटबुक में ये सब नोट डाउन भी कर लिया होगा। और जिस बच्चे ने नहीं किया है, साथ के साथ काम को नोट डाउन भी करते रहे, लिखते रहे अपनी कॉपी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 2, लहासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप पाठ का नाम देख रहे हैं, लहासा की ओर, तो ये जो लहासा है ये तिब्बत है जो वहां पर ये पड़ता है। और जिस समय पर लेखक ने ये चैप्टर लिखा है उस समय पर यहाँ भारतीयों को तिब्बत की जो यात्रा है वो उसको करने का शायद परमिशन नहीं थी, उसको करने की शायद यहाँ पर अनुमति नहीं थी। तो लेखक किस तरह से कहते हैं कि किस तरह से भेष बदल कर वो अपनी इस यात्रा को करते हैं। और दूसरी बात, वो इस यात्रा में आने वाले जो दुर्गम क्षेत्र है, सुंदर जो क्षेत्र है, या बौद्ध जो एक संस्कृति है उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बहुत कुछ बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये यात्रा एक है, तिब्बत की यात्रा है। तो यहाँ पर अब क्योंकि आपने देखा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें गद्य और काव्य दोनों खंड है, तो ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड की आपका यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। जैसे कि अलग अलग चैप्टर्स को हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन सी विधा में लिखा गया है। अगर वो कहानी है तो कहानी विधा में, अगर वो निबंध है तो निबंध विधा में, अगर वो यात्रा वृतांत है तो यात्रा वृतांत, अगर बचपन की बातें, पुरानी बातों को याद किया जा रहा है तो संस्मरण विधा में। तो इस तरह से ये जो चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर यात्रा वृतांत के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या कुछ चीजें बताते हैं यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी। लहासा की ओर की अपनी इस यात्रा में हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पाठ के जो लेखक हैं, पाठ के जो लेखक हैं जिन्होंने पाठ को लिखा है, इस यात्रा वृतांत को लिखा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने यात्रा से जुड़े हुए, अपनी यात्रा से जुड़े हुए अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं, अपने अनुभवों को हमें बताया है। तो उसको हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन का परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनके जन्म से। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, उनका जन्म उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म उनके ननिहाल के, उनका जो ननिहाल गांव था वहां पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो उनका पैतृक गांव था वो कनेला था। और उनका मूल नाम केदार पांडे, उनका मूल नाम था केदार पांडे। उनकी शिक्षा, देखिए ये चीज आपने याद रखनी है, राहुल सांकृत्यायन जी का जो मूल नाम था वो केदार पांडे था और उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर से हुई। और उनका जो पैतृक गांव था वो
कनेला था। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1930 में राहुल सांकृत्यायन जी श्रीलंका गए और उन्होंने वहां जाकर बौद्ध धर्म अपनाया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें महापंडित भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और दूसरा कि वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, इस तरह की बहुत सारी भाषाओं के जानकार वो थे। और उनका देहांत 1963 में उनका देहांत हो गया। कुछ प्रमुख यहाँ पर उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास बताए गए हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानियां, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना आदि अनेक शोध विधाओं में साहित्य का सृजन किया। तो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो थे उनका हिंदी में अनुवाद किया। और साथ ही इनका जो मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर जो राहुल जी ने बहुत सारी प्रमुख पुस्तकें लिखी। और इन पुस्तकों की संख्या कम से कम लगभग 150 है। और राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री, लुप्त प्राय मतलब जो ऐसी चीजें जो लगभग लुप्त हो गई थी, का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण काम किए। तो ये थी राहुल सांकृत्यायन जी की का जीवन परिचय, जिसमें हमने बहुत सारी बातें उनके बारे में पढ़ी। और जो बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पाठ के विषय में लिखी गई हैं, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में लिखी है। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो आप इस जीवन परिचय को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ल्हासा की ओर जो हमारा ये पाठ है, इसमें राहुल जी ने जो अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा की थी, जो उन्होंने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा की थी, तो उस तिब्बत यात्रा को उन्होंने 1929 से 1930 के बीच में की थी। और ये यात्रा उन्होंने नेपाल के रास्ते की थी। तो नेपाल के रास्ते जो ये यात्रा थी, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उन्होंने इस यात्रा को, क्योंकि तिब्बत जाने का आदेश नहीं था और वो भी उन्होंने नेपाल के रास्ते ही यात्रा की, तो इसीलिए उन्होंने ये यात्रा एक छदम यानी कि एक भिखमंगा, एक भिखारी के वेश में उन्होंने ये यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी, क्योंकि तिब्बत की राजधानी जो है ल्हासा है, तो उन्होंने इस यात्रा में जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उसकी ओर जाने वाले जो भी रास्ते हैं, ल्हासा जाने वाले जो भी रास्ते हैं, उन दुर्गम रास्तों का यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और साथ ही तिब्बती समाज के बारे में, तिब्बत की संस्कृति के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस की है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को।
चैप्टर रीडिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो काफी चीजें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि हम हर बार ऐसा नहीं होता कि हम हर जगह पहुंचकर वहां का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहां के बारे में जान सकते हैं। तो कई जगह ऐसी होती है जिसके बारे में हम पढ़कर, अगर हम अच्छे से पढ़ लें, ध्यान पूर्वक समझ लें, तो हम उन चीजों का अनुभव कर सकते हैं, उन बातों को समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन होगी, परिस्थितियां होंगी। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फेरी लिडपोर्ट, फेरी कलिडपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये नेपाल से तिब्बत जाने का एक प्रमुख रास्ता है, क्योंकि जब फेरी कलिडपोर्ट का जो रास्ता है वो नहीं खुला था तो केवल नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यानी कि यहाँ पे केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि ये सैनिक रास्ता भी था। और इसीलिए हर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। इसीलिए, क्योंकि ये केवल और केवल व्यापारिक रास्ता नहीं, बल्कि सैनिक रास्ता भी था, सैनिकों के लिए भी ये रास्ता था। तो इसीलिए हर जगह जो फौजी चौकियां थी वो बनाई गई थी, जिनमें कभी कभी पलटन भी रहा करती थी। जो फौज की पलटनें होती हैं, बटालियंस होती हैं, वो भी कभी कभी यहाँ पर रहा करती थी। आज बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, और लेखक बताते हैं अपनी यात्रा के दौरान वो ये सारी बातें लिख रहे हैं। अपनी यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा है, तो कहते हैं कि आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, यानी कि जिसमें फौजें रहा करती थी, पलटन रहा करती थी, वो मकान आज काफी गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी कि जिसका त्याग कर दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो। तो ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला भी था, और वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तो अब यहां पर लेखक कहते हैं कि एक ऐसा चीनी किला था जो परित्यक्त था, यानी कि त्याग दिया गया था, और वहां पर हम चाय पीने के लिए रुके। और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। यानी कि वहां पर यात्रियों के लिए तकलीफें तो है ही, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर बताया कि यहाँ पर पहले तो भारतीयों को जाने की अनुमति ही नहीं है। और जो कोई यात्री, यानी कि व्यवसाय की दृष्टि से या आर्मी के जो सैनिक आते हैं, या सेना से जुड़े हुए जो लोग आते हैं, तो उनके लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। सबसे मेन बात, लासा जाने वाले रास्ते में लेखक को क्या पता चली कि यहां पर जाति पात, छुआछूत का सवाल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि वहां पर जाति पाती, छुआछूत का सवाल ही नहीं है। और ना तो औरतें पर्दा करती हैं, और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से भीतर नहीं, घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। तो जो बहुत निम्न श्रेणी का भिखमंगा होगा, यानी कि जो यात्री होंगे, या कोई सैनिक है, या कोई और निम्न दर्जे का भी अगर यात्री है, तो वो भी घर के अंदर आसानी से जा सकता है। यानी कि उनकी बहुत ज्यादा आवभगत होती है, उनको बुलाया जाता है, उनकी सेवा सत्कार की जाती है। लेकिन जो बहुत ज्यादा निम्न श्रेणी का के भिखमंगे होंगे, भिखारी होंगे, उनको चोरी के डर से वो लोग अंदर नहीं आने देते। वरना अंदर, घर के अंदर भी ऐसी कोई बात ही वहां पर नहीं है कि छुआछूत, पर्दा प्रथा, यानी कि महिलाएं भी बिल्कुल बिना पर्दे के वहां पर रहती हैं, कोई पर्दा नहीं करती, कोई घूंघट नहीं करती है।
और साथ ही ना जाति पाति, क्योंकि अक्सर लोग घरों में, अपने घरों में अंदर घुसाने से पहले लोगों की जाति पाति छुआछूत देखते हैं। तो ऐसा वहां पर कोई भेद नहीं है और सभी लोगों के लिए सबके दरवाजे हमेशा खुले हैं। पर लेखक कहते हैं कि चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। यानी कि तब जब आप बिल्कुल अपरिचित हो, यानी कि अगर ऐसा भी है कि आप बिल्कुल अनजान हो, आप बिल्कुल नहीं जानते किसी को वहां पर, तब भी जो घर की बहू है या सास है को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसको पका देगी। क्योंकि जब हम यात्रा पे जाते हैं तो अपने लगभग कुछ ऐसे जरूरी सामान अपने साथ लेकर जाते हैं जिससे कि हमें यात्रा के दौरान परेशानी ना हो। तो चाय एक ऐसी चीज है जो हमें सर्दियों में ठंड जब हमें लगती है तो हमें उसकी तलब लग जाती है, या जो इंसान आदी होता है, जिसको बहुत ज्यादा लत होती है चाय की, तो उसके लिए गर्मियों में भी वो एक अच्छी टॉनिक का काम करती है। थकान जब होती है तो चाय पी लेने से वो कई बार थकान जो है वो उतर जाती है। तो अगर यहाँ पर जो लोगों के घर हैं और लोगों के घरों में जो कई बार क्या होता है, ऐसा तो आजकल भी, कि अगर घर पे कोई आया है तो सबसे पहले अगर घर में बड़े लोग हैं, परिवार में अगर कोई बड़ा है तो वही जाएगा दरवाजा खोलने के लिए, देखने के लिए कि घर में कौन आया है। लेकिन वहां पे तब भी ऐसा नहीं था कि अगर आप बिल्कुल अपरिचित हो, भले ही आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी आप जो घर की बहू है, अगर घर में घर की बहू बाहर आती है तो वो आपको चाय बनाकर दे सकती है, और अगर सास घर में आई है तो घर के बाहर आई है तो वो आपको चाय बनाकर दे सकती है। और मक्खन और सोडा भी दे दीजिए, मक्खन और सोडा भी दे दीजिए, तो वह चाय में चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी कहा जाता है, में डालकर आपको दे देगी। और अगर बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप जाकर खुद चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर मक्खन नमक डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ अलग किस्म की चाय है जिसमें मक्खन और नमक डाला जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, होता है ना कई बार कि ये हमारा काम ठीक से करेगा तो नहीं, हम किसी पर जब हम अनजान होते हैं तो हम बहुत जल्दी उन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसी तरह का डाउट अगर आपको है, किसी तरह की मन में आपके जिज्ञासा अगर है, तो आप खुद जाकर, जो चौड़ी है वहां जाकर, यानी कि उनके किचन में जाकर आप चाय खुद मथ कर ला सकते हैं। और जब चाय का रंग सही आ जाए तो उसमें आपको ज्यादा नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं है। तो अब लेखक कहते हैं परित्यक्त, परित्यक्त यानी कि त्याग दिए गए चीनी किले, परित्यक्त चीनी किले, जहां पर वो चाय पीने के लिए रुके हुए थे, वहां से वो निकल गए। जब वो चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, राहदारी मांगने आया, यानी कि जैसे आप रोड टैक्स देते हैं ना, रोड टैक्स, आप जाते हैं तो आपको सिग्नल मिलते हैं कई जगह पे और वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है रोड का, ठीक है। तो वही लेखक कहते हैं कि एक आदमी राहदारी मांगने आया और हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी, और शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। जो वो यात्रा के लिए जो वो जिस चिट को लेकर आए होंगे यात्रा की परमिशन के लिए, तो उस चिट को उन्होंने वहां पर दे दिया। और कहते हैं कि उसी दिन हम शायद थोड़ला से पहले, थोड़ला वहां पर जगह होगी, कि आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, यहां भी सुमति यानी कि जिसके साथ वो आए होंगे वो व्यक्ति के जान पहचान के और भी भिखमंगे रहते थे, क्योंकि लेखक यहाँ पर एक भिखारी के वेश में गए हुए थे, क्योंकि भारतीयों को उस समय तिब्बत की यात्रा का
की परमिशन नहीं थी। तो लेखक कहते हैं कि वो एक भिखारी के वेश में वहां पर गए थे। तो जो जिसके साथ वो गए थे, सुमति, वो उनके साथ के और भी जो भिखारी रहते थे वो वहां पर रहते थे, तो उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। और लेखक कहते हैं 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद, इस यात्रा के 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और उस समय हम भिखमंगे के वेश में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु किंतु उस वक्त हमें रहने के लिए किसी ने भी जगह नहीं दी थी और हम गांव के ही एक गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो वहां पर जो भिखारी लोग थे, आज वो जब भिखारी के वेश में आए हैं तो आज उनको रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन उस वक्त जब वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो गांव में किसी ने भी उनको रहने की जगह नहीं दी और उनको गांव के सबसे गरीब झोपड़े, यानी कि जो सबसे पुराना, सबसे बेकार जो घर था, वहां पर उनको रहना पड़ा। और बहुत कुछ लोगों की उस मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उस वक्त लोगों की जो मनोवृत्ति होती है, कई बार होता है कि इंसान का जो मन होता है उससे भी कई बार कुछ काम बन जाते हैं, कुछ काम बिगड़ जाते हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं कि ये बहुत से लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है, क्योंकि खासकर जब शाम का वक्त होता है तो वहां के लोग छड़ पीकर, छड़ यानी कि एक तरह का मदिरा शायद वो होता होगा, तो उसको पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं, यानी कि एक अच्छे से वो होश में रह पाते हैं। अब लेखक कहते हैं अब हम अब हमें सबसे निकट डांडा थोड़ला को पार करना था। सबसे विकट, सबसे कठिन जो डांडा थोड़ला था उसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो लेखक कहते हैं कि अभी तक की हमारी जो यात्रा थी वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी, लेकिन अब हमें सबसे विकट जो यहाँ की जगह है डांडा थोड़ला, उसको पार करना है। और डांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है, यानी कि कम से कम 16-17 फीट की उसकी ऊंचाई है, तो जिस कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं है। और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह होती है। तो लेखक कहते हैं ये डाकुओं के लिए, यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं या जो व्यवसायी होते हैं जो अपने सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो उनके लिए उनको लूटने के लिए वहां पर जो डाकू रहते थे, तो उन डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि दूर दूर तक वहां पर कोई गांव या बस्ती नहीं थी, कोई गांव नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई इंसान वहां पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन निर्जन स्थानों पर मारे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उतना खर्च नहीं करती और वहां कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो वहां का जो तिब्बत की के जो गांव हैं, तिब्बत के जो गांव हैं, वहां पर तो मरे हुए आदमियों के जो
कोई अगर किसी का को मार दिया जाता है तो खूनी को सजा भी मिल जाती है, आसानी से खूनी को सजा भी मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इन निर्जन स्थानों पर मारा जाए तो उसके लिए ना तो गांव के लोग या आसपास के लोग कोई परवाह करते हैं, और ना ही सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उन पर उतना खर्च करती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर कोई गवाह भी नहीं मिल पाता। डकैत पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। यानी कि वो पहले तो आदमी को जान से मार देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि उसके पास पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास एक खून हो गया था। तो ये लेखक बताते हैं कि जो डकैत होते हैं वो आदमी को पहले मार डालते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि उसके पास कुछ पैसा या कुछ जरूरी सामान तो नहीं है। और दूसरा, हथियार का कानून, क्योंकि हथियार का कानून वहां पर अभी नहीं था, तो हथियार का कानून न होने के कारण लोग हाथों में लाठी की तरह, जिस तरह से लाठी पकड़ी जाती है, बहुत आसान होती है मिलना और सभी लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, तो उसी तरह से लाठी की जगह पिस्टल यानी कि पिस्तौल हाथ में यहाँ पर दी, और साथ ही बंदूक वो लिए हुए फिरते थे। डाकू यदि, और यहाँ पर लेखक का कहना है कि डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा रहता है। यानी कि क्योंकि अगर वो दूसरों को जान से ना मारे तो कभी भी लोग उसके लिए उल्टा विद्रोह कर सकते हैं, उसको पकड़वा सकते हैं और उसका ये जो खेल है वो खत्म हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी परेशानियां थी। और यहाँ पर लेखक कहते हैं, और शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कर कूची कूची यानी कि दया दया का एक पैसा कहते ही भीख मांगने लगते। तो लेखक ने कहा क्योंकि हम भिखारी के वेश पे थे, और भिखारी के वेश में लेखक कहते हैं कि उस समय पर लोग जहां भी उतनी यानी कि खून की उन्हें उतनी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वो एक भिख मंगे के वेश में थे, और जहां जहां भी वो जाते थे वैसी ही जहां कहीं भी जाते वैसी ही सूरत देखते थे और टोपी उतारकर जीव निकाल लेते थे, और दया करो कहते हुए एक एक पैसा भीख मांगने लगते थे। आगे कहते हैं, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, क्योंकि पहाड़ जो था वो बहुत ऊंचाई पर था, बहुत ऊंची चढ़ाई थी, तो पीठ पर सामान लेकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव, जो अगली जिस जगह पर जाना था, वो 15 से 16 मील कम नहीं था। यानी कि वो यात्रा उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी जहां पर उन्होंने जाना था वो 15 से 16 पड़ाव था, और वहां जाने में कम मील से कम नहीं था, और वहां जाने में काफी समय भी खर्च होता था। मैंने सुमित से कहा, तो लेखक कहते हैं कि मैंने सुमित से कहा कि लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चलेंगे भी। तो लेखक कहते हैं क्योंकि जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, और पीठ पर ऐसे सामान लेकर लाद कर जाना, तो कैसे उस पर चला जा सकता था। तो लेखक कहते हैं कि अगला जो पड़ाव था, यानी कि अगला रास्ता जो था, अगली मंजिल जो उनकी थी जहां पर वो चल रहे थे, अगला पड़ाव जो था वो भी 15 से 16 मील की दूरी पर था। तो वो कहते हैं कि मैंने सुमित से कहा कि लडकोर तक के लिए घोड़ों का प्रबंध कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। तो लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार हुए और ऊपर की तरफ हमने चलना शुरू किया। डांडे से पहले एक जगह चाय पी
और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर पहुंच गए। तो लेखक कहते हैं कि हमने शुरू से ही अपनी यात्रा शुरू की और सबसे पहले हम डांडा पहुंच गए, वहां पर जाके हमने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे की ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दिखन तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। तो लेखक कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर हम थे कि हमारी दिखन यानी कि हमारे दिखने की जो जगह है से साफ पूरब से की तरफ से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे और भीटे की ओर देखने वाले पहाड़। अब लेखक कहते हैं कि जब हम देख रहे थे ये नजारे, तो हमने देखा कि भीतर की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना तो वहां पर बर्फ थी, ना ही सफेदी, ना ही किसी तरह की हरियाली। तो उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था और जो उन सभी में सर्वोच्च स्थान था, सबसे बड़ा स्थान था, उसमें डांडे के जो देवता थे, देवी देवता थे, उनका स्नान कराया जाता था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो वो जो सर्वोच्च स्थान था डांडा, उसको पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगी फूलों से, रंग बिरंगी कपड़ों की जो झंडियां हैं उनसे सजाया गया था। और लेखक कहते हैं कि हम बराबर उतराई पर चलना था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ना तो दूर ही मुश्किल थी, लेकिन अब उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक दो और सवार साथी हमारे साथ चल लेंगे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। तो लेखक ने कहा कि जो उनका घोड़ा था जिसमें वो बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा धीरे चलने लगा। क्यों धीरे चलने लगा? लेखक कहते हैं कि मुझे लगा, यानी कि मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा होगा और वह उसे मारना नहीं चाहता था। आगे गए, धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दो किन्नों वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला आ रहा था। तो जो यहाँ पर दूसरा बंदा था, दूसरा व्यक्ति था, वो अब बहुत दूर था, बहुत धीरे से चला आ रहा था और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब तक मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता 1.5 मील चला गया और आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लडकोर का रास्ता यही दाहिनी ओर है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो आज का सेशन था उसमें हमने ल्हासा की ओर, यानी कि जो आपकी तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उसकी ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते हैं उनका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि किस किस तरह की चीजें, किस किस तरह की बातें यहाँ पर उनके साथ होती है। और साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छी बात इस चैप्टर में एक बताई कि जो ये तिब्बत का रास्ता है, यहाँ के जो लोग हैं वो छुआछूत, जाति पात का भेदभाव नहीं मानते। तो बहुत ही अच्छी बात आज हमें यहाँ पर सेशन में जानने को मिली। चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।